हाँ भाई, अपन लोगों ने कहाँ तक किए थे? कल अपन लोगों ने पार्टीशन वैल्यू की थी क्या? सभी ने? सभी को समझ आया क्या? पार्टीशन वैल्यू अपने पास थी क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड यस। हाउ मैनी क्वार्टाइल्स? 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. How many deciles? Right. How many parts in deciles? Equal parts in deciles? 10. तो अपन लोगों ने यहाँ पर अरेंज किया था। इसको हटाना था ना, इसको नोट पे ना। तो अपने यहाँ पर अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो जिसमें कि एक्स और एफ गिवन होता है, उसमें भी अपन Q2 Q3 फाइंड कर सकते हैं, Q1 सब फाइंड कर सकते हैं। तो Q2 तो आपको पता ही है क्या होती है। Q2 आपकी मीडियंस होती है। क्या होती है आपकी? तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपके पास एक्स और एफ गिवन होता है और अपन लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे Q1 Q3, तो किस तरह से फाइंड किया जाता है? ऑब्जर्वेशन अपन लोग ऐसे ही लेते हैं, रफली 3 4 5 2 3 5 1 2। सपोज ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, राइट। तो फर्स्ट फाइंड सी एफ, मीडियन भी फाइंड करते थे अपन लोग, तो सी एफ फाइंड कर देते। ये आपका सी एफ 2 5 10 11 13। फॉर्मूला अपना वही होता है जो अपन ने पढ़ा है अभी तक। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। तो मान लीजिए आपको फाइंड करना है Q3। Q3 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? या 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन, यस, एन प्लस 1/4। एन कितना है अपने पास? कितने हैं अपने पास एन? 13। कितना है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन, वो आपके पास है 13। टोटल अपने कितना निकाला है यहाँ पर? 13, राइट। सिंप्लीफाई करें, रख के वैल्यू बताएं कितना आंसर आ रहा है Q3 का। ये आपका टीएथ ऑब्जर्वेशन है भाई। कितना है भाई बताना? 13 + 14, 14 इंटू 3, 42 डिवाइड बाई 4, 10.5, 10.5। यहाँ पर चेक करें आप लोग, सी एफ के अंदर चेक किया जाता है। सी एफ में 10.5 से ग्रेटर वैल्यू को देखी जाती है। 10 तो नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? 11। 11 के सामने वाली जो वैल्यू है यही आपकी क्या है? Q3। तो Q3 कितनी हो गई आपकी? 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया Q3 = 4। सबको आ गया क्या समझ? इधर से भाई सभी को आ गया? जैसे मीडियन फाइंड करते हैं सेम ऐसे फाइंड यहाँ करते हैं। सबको आ गया? चलिए, और नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पर मॉड। यस, मॉड में देखिए आप सब लोग मॉड जानते हैं। अगर मैं आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देता हूँ और जिस जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम अगर रिपीट होता है वो क्या होता है? उसका मॉड होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्या होता है? वो मॉड। सबको आता है ये चीज़? मॉड तो सभी को आती है भाई। 1 3 2 3 4 5 3। कौन सा मॉड है इसका? 3 मॉड है। ये तो सभी को आता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है अगर एक्स और एफ गिवन हो आपके पास।
डिस्क्रीट सीरीज, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली जो एक्स की वैल्यू होती है वो उसका क्या होता है, मॉड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब एक मॉड का फॉर्मूला होता है फॉर कंटिन्यूस के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस इतना वेटेज नहीं दे रहा यहाँ पर। तो उसका जेड का फॉर्मूला, मॉड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, ये आपका मॉड, मॉड को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कंटिन्यूस के लिए, एल प्लस F1 माइनस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यस, लिख लीजिए आप, बस खाली फॉर्मूला। क्वेश्चन तो कभी आता नहीं क्योंकि अपने यहाँ पर इतने लेंथी क्वेश्चन तो आते नहीं ऑब्जेक्टिव में, कभी बाई चांस कोई फॉर्मूला पूछ ले तो, लेकिन अभी लास्ट 15 ईयर्स में तो पूछा नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें एक लाइन लिखेंगे आप लोग, लाइन लिखिए आप लोग, आ डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड के अंदर लाइन लिखे, आ डिस्ट्रीब्यूशन having more than one mod, is known as multimodal distribution, is known as multimodal, MULTI, multimodal distribution, full stop। मल्टीमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, फुल स्टॉप लिखिए, लिखिए आ बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय BI बाय, a bimodal distribution is having two mods। आपको सभी को पता होगा कि मॉड जो है वो एक भी होता है और दो भी हो सकते हैं, मीन और मीडियन तो एक ही होते हैं, मॉड दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर जिसके दो मॉड होते हैं उसको बोलते हैं बाइमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पर, मॉड आपका इतना ही है, और नेक्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे भाई यहाँ पर, ज्योमेट्रिक, लिख लिया गया ये वाला फॉर्मूला, लिखिए आप, ज्योमेट्रिक मीन, बस इसकी कोई प्रॉपर्टी यही है, ज्योमेट्रिक मीन GM, लिखिए लेट x1 x2 x3 up to xn are observations, they are geometric mean x1 multiply x2 multiply x3 multiply xn whole power 1 upon n। जितने ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सब को मल्टीप्लाई किया जाता है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे 1 अपॉन डिवाइड किया जाता है, 1 अपॉन में n। मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन, तीनों ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे और पावर होगी 1/3, कितनी होगी। अगर मान लीजिए लेट करते हैं अपन, लेट 2 ऑब्जर्वेशन,
ए एंड बी, देयर ज्योमेट्रिक मीन क्या होना चाहिए भाई? इसके अकॉर्डिंग अपने पास टू ही ऑब्जर्वेशंस हैं। कितना होना चाहिए भाई? ए मल्टीप्लाई बी, पावर कितनी होनी चाहिए? 1/, और 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो किसी भी टू नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है अंडर रूट ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और एनी टू नंबर्स अगर गिवन और उनका कोई आपसे बोले कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा भाई? ए प्लस बी अपॉन 2। ये टू नंबर्स का एम होता है तो सबको ही पता है, दोनों को सम करते हैं, डिवाइड बाई 2। अब यही चीज में अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन के इनके रेस्पेक्टिव में इनकी फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो आपको F1, F2, F3, Fn, राइट? तो अब भी इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है इसकी पावर आपकी F1 की पावर आपकी F2, x3 पावर F3 एंड xn पावर Fn, और यहाँ पर आपके पास पावर आ जाएगी 1/सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन। जब फ्रीक्वेंसी होता है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन यूज करते हैं हम लोग, तो पावर बन जाती है यहाँ पर। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज जो है लाइफ के अंदर सबसे कम है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। कैसी कैलकुलेशन है? यस, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप ज्योमेट्रिक मीन से कभी भी आप एवरेज फाइंड नहीं करते। आप सबसे इजी मेथड यूज करते हैं कौन सा? अरिथमेटिक मीन। ये वाला मेथड आप यूज करते हैं हमेशा जब भी आपको मीन मार्क्स निकालने हो, परसेंटेज फाइंड करनी हो, तो आप इसी का यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन को कहाँ यूज किया जाता है? ये इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स के अंदर यूज किया जाता है। शेयर मार्केट में इसका यूज होता है। इंडेक्स नंबर का बेस्ट जो होता है वो इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेथड फाइंड द एवरेज, राइट? इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट होता है ये। शेयर मार्केट में भी बेस्ट होता है ये, वो भी इंडेक्स ही है अपना शेयर मार्केट, उसके लिए बेस्ट मेथड होता है। लेकिन बहुत टफ होने से यूजुअली अपन फिर भी वहाँ पर क्या यूज करते हैं? अरिथमेटिक। यूजुअली यूज वहाँ पर भी अरिथमेटिक मीन करते हैं, लेकिन आपको सही मीन निकालना है तो आप किसका यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है भाई? अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए, लिखिए इफ z इक्वल टू x इंटू वाई, के gm ऑफ z इक्वल टू gm ऑफ x मल्टीप्लाई gm ऑफ y। अगर आपके पास वेरिएबल कोई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन भी मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सिमिलरली दूसरा लिखिए, z इक्वल टू x अपॉन वाई gm ऑफ z इक्वल टू gm ऑफ x अपॉन gm ऑफ y। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही होता है, प्लस माइनस में नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन अपने आएगा, अपन करेंगे। और एक और रह गया आपका, कौन सा और रह गया भाई? एक टॉपिक और रह गया ना अपना, वो कौन सा है? क्या? तो लिखिए आप हार्मोनिक मीन। हटा दो भाई सब। अच्छा, इसको रहने देना इसलिए।
चलिए, हार्मोनिक मीन लिखे HM। इसका भी यूज होता है क्योंकि मीन तो ये भी है, बनाया गया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज तो है। इसका यूज होता है एवरेज स्पीड फाइंड करने में। कहाँ काम आता है ये? यस। आपकी स्पीड यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको एवरेज फाइंड करनी है तो अगर आप अरिथमेटिक मीन से यूज करेंगे तो 100 प्लस 80 कितना होता है? 180 डिवाइड बाय 290, तो वो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर होगा। इसको करते हैं किससे? हार्मोनिक मीन से करेंगे अपन लोग। जितने भी स्पीड के क्वेश्चन होंगे, स्पीड मतलब होता है रेट। रेट समझते हैं आप? इस पेन की रेट अलग होती है। रेट क्या है इस पेन की? 20 रुपीज पर पेन। रेट है ये, पर मतलब क्या होता है? रेट। किसी भी चीज़ की रेट हो, स्पीड भी एक रेट होती है अपनी। यस। तो यहाँ पर जो है अपने पास स्पीड भी आपकी रेट है। कोई भी रेट हो, रेट का हमेशा एवरेज फाइंड जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? हार्मोनिक मीन से किया जाता है। समझ में आ गया आपको? हार्मोनिक मीन से यूज करते हैं अपन लोग। तो देखिए अपन लोग पढ़ते हैं यहाँ पर हार्मोनिक मीन। तो लिखिए x1 के फॉर्मूले पढ़ते हैं पहले। x1 x2 x3 अप टू xn HM total number of observation upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 up to 1 upon xn। इसको एक तरह से अपन लोग AM का रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। है तो नहीं एग्जैक्टली रेसिप्रोकल नहीं है ये, लेकिन आप देख रहे हैं कि AM में डिवाइड बाई n होता है और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई है। वहाँ पर होता है अपना x1 x2 x3 सबको प्लस करते हैं, यहाँ पर उनके रेसिप्रोकल को प्लस कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका है HM का फॉर्मूला। और अगर इसमें ही इनकी रेस्पेक्टिव आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो है आपका HM कैपिटल N, ये तो आपको सबको पता है, कैपिटल N आएगा, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। वहाँ भी आप फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई करते थे जब आप AM फाइंड करते थे। वहाँ भी आप ऐसे ही करते थे क्या भाई? x1 करते थे ना, fx मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ भी अपन ने मल्टीप्लाई किया है, उसके ऑब्जर्वेशन को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली है तो ये AM का ही, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, बस दोनों में कोई खास डिफरेंस ही है। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन अपन x1 प्लस x2 लेते थे, यहाँ पर 1 अपॉन में लिया है। मल्टीप्लाई वहाँ भी किया करते थे, f1 x1 प्लस f2 x2। यहाँ भी मल्टीप्लाई है, f1 इंटू 1 अपॉन x1 f2 इंटू 1 अपॉन x2, सबको मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से। ये n आपका कैपिटल पता ही है क्या होता है भाई? कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहाँ भी ऐसे ही करते थे, डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर अपने पास 2 ही नंबर्स हों, जैसे अभी अपन ने AM निकाला था 2 नंबर का, क्या बताया था मैंने AM 2 नंबर का? A प्लस बी अपॉन, और GM क्या निकाला था? बोल के बताओ, इधर से आवाज ही नहीं आई। अंडर रूट AB। और यहाँ भी अपने पास 2 नंबर हों, उनका अपन HM फाइंड करें तो अपने पास n की वैल्यू तो 2 होगी। कितनी होगी भाई? 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 अपॉन, मान लीजिए 2 ऑब्जर्वेशन है 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन, ये अपने पास 2 ऑब्जर्वेशन हैं A एंड B, यही होगा ना। इनका एलसीएम लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2AB अपॉन A प्लस, यस, ये HM का है 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला है। अगर आपके पास 2 नंबर गिवन हो
तो आप यहाँ पर एच एम फाइंड कर सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। तो तीनों फॉर्मूले आपके पास है यहाँ पर, ए एम, जी एम और एच एम, टू नंबर्स के, और इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एच एम, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी स्पीड जो है जयपुर टू दिल्ली जाने की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। बताओ एवरेज स्पीड क्या आई होगी? कैलकुलेटर उठाइए, फटाफट सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 80 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 80। तो देखिए 90 नहीं आई, यहाँ पर आंसर आया 88.88। ये आपकी एवरेज स्पीड है। 2ab, ए आपका है 80, बी आपका 100। आपको 2 स्पीड गिवन होंगी, एक अपना ए होगा, दूसरा अपना बी होगा। दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 2 इंटू 80, 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 180, दोनों का सम। यस, कैलकुलेटर सबका जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो आप कैलकुलेटर बिल्कुल साथ रखें, क्योंकि क्वेश्चन तो कराना ही है अब आपको। हाँ भाई, सबका आ गया क्या आंसर? अब इसमें एक लाइन और लिखेंगे आप। पहले एक फॉर्मूला और बता देता हूँ यहाँ पर भी। आप कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर कंबाइंड एएम का फॉर्मूला? कंबाइंड एएम, कंबाइंड एएम, यस आप बताएं। हाँ, टू, कंबाइंड एएम। कंबाइंड, उसको क्या देख रहे हो आप? तो मेरे, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन तो। कंबाइंड एएम याद क्यों नहीं है? वो ठीक है, याद क्यों नहीं है? क्यों लर्न नहीं है आपको? बहुत ही छोटा फॉर्मूला था, और जब भी आए हो तब भी मैंने 2-4 बार बुलवाया होगा भाई। कंबाइंड एएम का फॉर्मूला बुलवाया ना भाई? यस आप बताएं। क्यों? हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं क्या ये? मना कर रहे हैं बच्चे, ये हाँ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? ये सही बोल के बताएंगे, बोलो। देखिए, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n1 x2, नहीं बार है, बार का मतलब होता है मीन, और खाली x2 का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है भाई, बैठ जाओ। भाई फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला दोबारा बोलिए भाई, सभी लोग, पूरी क्लास बोलेगी। आपको अकेला बोलना पड़ेगा। यस, ये बोलेंगे, खड़े हो आप। हाँ बोलिए, नहीं आप नहीं बोले। प्लस n2, राइट, बैठ जाओ। आपने बोला ही नहीं कंबाइंड सबके साथ, पूरी क्लास के साथ बोलना है, सबको बोलना है, राइट है ना? तो क्या फॉर्मूला था? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस। तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे कंबाइंड एचएम। कंबाइंड एचएम देखिए भाई, n1 प्लस n2 अपॉन में n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, कंबाइंड एचएम। यहाँ पर अपने पास, वहां भी अपन लोगों ने डिवाइड बाई यहाँ किया था, मैंने कहा था ये रेसिप्रोकल ही होता है। यहाँ पर ऊपर आ गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था। n1 मान लीजिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स, और n2 आपके पास नंबर ऑफ बॉयज।
इनका हार्मोनिक मीन H1 हो गया गर्ल्स का, और बॉयज़ का कितना हो गया H2। पूरी क्लास का कंबाइंड अपन HM फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे अभी, एक आपका 2 नंबर्स का AM, एक 2 नंबर्स का GM और एक 2 नंबर्स का, सभी के पास लिखे हुए ना भाई, कहाँ पर, दिमाग में या नोटबुक में? यस, सबसे पहले दिमाग में, और उसके बाद GM आपका, बताइए क्या लिखूँ भाई? अंडर रूट AB। HM का फॉर्मूला बताएंगे भाई, क्या था? 2AB अपॉन A+B। ये आपके पास तीनों फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पे आपको 2 नंबर्स गिवन देता हूँ, देखिए आप, और तीनों चीज़ फाइंड करके बताएंगे मुझे। एक नंबर आपका 2 है, दूसरा नंबर आपका 8 है। फटाफट से तीनों वैल्यू बताएंगे आप, AM, GM और HM सभी लोग निकालेंगे, देखेगा नहीं कोई भी, पहले अपना निकालें आंसर। कभी भी किसी पे आंसर पे फेथ ना करें, अपना खुद का आंसर निकाल के देखें। ये 5 आया, ये कितना आया भाई? 4, और ये वाला 3 सभी चेक कर लेना भाई, क्या सही आ रहा है क्या? 2AB अपॉन A+B, ये रहा आपका A, एक आपका B। आप मुझे बताइए कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5 है क्या? ये 5 आया, उससे छोटा आपका 4, और ये आपका, तो कंफर्म हो गया कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। कंफर्म हो गया अपने को? ये कब होता है AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM? जब आपके पास ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट। कैसे ऑब्जर्वेशन होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। उस समय आपका AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 ऑब्जर्वेशन में आपको सेम दे देता हूँ, 5 और 5, बताइए इसका AM कितना होगा, GM कितना होगा, और HM भी कितना होगा? जब आपके इक्वल ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो तीनों चीज इक्वल होती है, AM, GM और HM, सेम आंसर आता है तीनों का। तो आपके पास क्वेश्चन दो तरह से बना के देगा, व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, तो ऑप्शन में होगा आपका, एक ऑप्शन ये होगा, दूसरा लेस का होगा, कोई ग्रेटर का होगा। तो आपको कौन सा आंसर देना है? AM इज ग्रेटर देन, जब ऑब्जर्वेशन आपके अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, अनइक्वल हो। लेकिन जब कुछ भी नहीं बोलेगा आपसे, कुछ भी नहीं बोलेगा, विच इज ट्रू, ABCD 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो उस समय आपको ट्रू के लिए आंसर ये देना है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि वो इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल ऐसे हो सकते हैं और ग्रेटर ऐसे हो सकते हैं, दोनों कंडीशन को फिलफिल करेगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आंसर ये देना है, और डिस्टिंक्ट बोलता है तो आंसर कौन सा देना है? ए वाला, AM इज ग्रेटर। ये किसके लिए? फॉर, लिखा है क्या आपने? फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए है, और ये किसी के लिए नहीं, ये ट्रू के लिए है बस खाली। ये ट्रू आपका ये वाला है, जो इक्वल के लिए भी है और ग्रेटर के लिए भी, अनइक्वल ऑब्जर्वेशन और इक्वल दोनों के लिए है। ठीक है भाई, अब वापस से आते हैं उस जगह जहां अपन आंसर पढ़ रहे थे। AM की वैल्यू आपने 5 फाइंड की है, GM की आपने 4 की है, HM की आपने 3.2 की है। आप ऐसा करिए, इसके GM का इसका स्क्वायर करके देखिए कितना आता है, स्क्वायर 4 का, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, करिए 5 इंटू 3.2, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या भाई? तो अपने पास एक और आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर कि GM स्क्वायर इक्वल टू होता है AM इंटू HM।
GM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू HM, आप करके देख लीजिए, इक्वल आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 इंटू 3.2 इज 16। तो आपके पास यहाँ पर AM, GM और HM में एनी टू आर गिवन। तो यहाँ पर आप देखिए GM, AM और HM में से एनी टू गिवन, और थर्ड आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। ये कर सकते हैं क्या भाई? कोई भी एनी टू गिवन और फाइंड द थर्ड। HM भी फाइंड करा सकता है, GM भी फाइंड करा सकता है, AM भी फाइंड करा सकता है। क्वेश्चन कम से कम 7-8 टाइम्स तो आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर मैंने आपको यही बताया था, जो फॉर्मूले वगैरह जो लर्न करते हैं और जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह ये लर्न होगी, तो बस प्रॉपर्टी को थ्योरी बोलते हो आप लोग, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर सबसे खास बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर सब कुछ आपको फॉर्मूले बेस्ड होता है। 100% क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड। आप देखिए फॉर्मूले में लगाइए आंसर। जिस बच्चे को फॉर्मूले लर्न है उसको विद इन सेकेंड आंसर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको साथ साथ लर्न करने हैं भाई। कोई फॉर्मूले को ऐसा नहीं कि कल के लिए नहीं छोड़ना है, सभी साथ साथ लर्न करेंगे। और मैं अगर बुलवाता हूँ तो सारे बच्चों को मेरे साथ बोलना है। ठीक है, तो यहाँ सारे फॉर्मूले अपने क्लास की क्लास में ही लर्न कर लेंगे अपन लोग। अब 2-3 लाइन और लिखेंगे इंपॉर्टेंट, लिखिए। देखिए, मॉड, मॉड इज मोस्ट पॉपुलर, मॉड इज मोस्ट पॉपुलर measure of central tendency, most popular measure of central tendency। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अरिथमेटिक मीन इज द, AM लिखो, AM इज द, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में अपन AM ही बोलेंगे। AM इज द बेस्ट measure of central tendency नेक्स्ट लिखिए, मीडियन इज द मोस्ट, median is the most appropriate measure of central tendency, measure of central tendency for open and, open and, END, open and classification, open and classification। यस वर्धमान, आपका जो आंसर बता रहा हूं मैं यहाँ पर, यस वर्धमान, यस वर्धन है, यस वर्धन। देखिए यहाँ पर ये दोनों का इसलिए ग्रेटर इक्वल लिया है। अगर आप 5-5 का यहाँ पर आप AM निकालेंगे, GM निकालेंगे, HM निकालेंगे, तीनों का आंसर इक्वल आएगा 5। और अगर आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 2 और 8 का निकालेंगे तो सबका यहाँ पर अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। इसमें AM का सबसे ज़्यादा आता है, उससे कम GM और उससे कम आता है HM का। तो ये कंडीशन जो मैंने बताई है आपको, इक्वल और ग्रेटर वाली, ये दोनों के लिए है। जब उसमें कुछ भी गिवन नहीं होगा आपका, ना तो डिस्टिंक्ट वर्ड गिवन होगा ना इक्वल गिवन होगा, ये क्वेश्चन बोलेगा विच वन इज ट्रू, तो आपको आंसर ये वाला देना है। ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। चलिए देखिए आप लोग, मैंने आपको 3 लाइनें लिखाई है यहाँ पर। बेस्ट कौन सा बताया मैंने इसमें आपको? अरिथमेटिक मीन सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आप इसको। ओपन एंड के लिए कौन सा लिखा है मैंने आपको? ओपन एंड समझते हैं क्या आप? क्लास इंटरवल अपन जब भी बनाते हैं, क्लास इंटरवल का यहाँ पर यूज करते हैं। हटा दो भाई इसको। पे, हाँ वो तो मैं, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा था कि यहाँ पर ओपन एंड क्या होते हैं।
क्लास इंटरवल आपने भी देखे होंगे ऐसे कि आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल होते हैं और यहाँ पे लिखा होता है बिलो 10, पढ़ा है क्या आपने ऐसा? और यहाँ लिखा हुआ था 100 एंड अबाव, लिखा होता है क्या? ये आपके एंड ओपन हैं। कैसे एंड ओपन है? दोनों तरफ से क्लोज नहीं किए। क्लोज कब होता है? जब लिखा होता है 100 to 110, क्लोज हो जाता है ये आपका। कैसे हैं आपके? ओपन एंड। ये ओपन एंड के लिए बेस्ट कौन सा होता है? मीडियन। मैंने आपको मीडियन में देखा होगा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लास साइज लिया था क्या? ये ओनली फॉर मीडियन, मीडियन के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। ओपन एंड के लिए भी बेस्ट यही होता है, मीडियन होता है आपका। ठीक है भाई, तो फॉर्मूले वगैरह आपको सबको लर्न करते जाना है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन की। चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट। बेसिक में जितने चीज़ें थी आपको बताई, बाकी कोई क्वेश्चन में आएंगे तो ज़रूर से बताएंगे आपको। ठीक है भाई, तो जितनी भी प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने, फॉर्मूले लिखाए हैं, सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह, मतलब एकदम टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो अभी अपना सेकंड में भी चलेगा, थर्ड में भी चलेगा, फोर्थ में भी चलेगा, चलता जाएगा, ये चैप्टर रेगुलर चलेगा आपका। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है यहाँ पर, एक तो ऑरिजिन और स्केल वाली, सबको आती है क्या भाई? पूछ लूँ क्या खड़े होके? ऑरिजिन एंड स्केल दोनों से ये अफेक्टेड होता है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी दोनों से क्या होता है? अफेक्टेड होता है, पता है ना सबको? चलिए, आपको अगर एक इक्वेशन गिवन हो, तो क्वेश्चन बताया था ना मैंने आपको, जब आपको एक इक्वेशन गिवन हो और ऐसा है आपके पास, सपोज एग्जांपल ये माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन है और आपको बोलेगा कि मीन ऑफ x इज, यहाँ पर ऐसे गिवन होगा मीन ऑफ x इक्वल टू 6, फाइंड द मीन ऑफ y। कर सकते हैं क्या आप लोग? कर सकते हैं पूरी क्लास? क्या करना है? इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन में। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। यही अपना आंसर आ जाएगा। सबका आ गया आंसर? चलिए, तो अपन लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें आप लोग, पहला क्वेश्चन, सब लोग खोलिए बुक को, पेज नंबर है 293, 292, 293 पेज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर। क्या मेजर करती है ये? सेंट्रल लोकेशन ऑफ द, बताया था ना मैंने आपको, मेजरमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी नाम ही से ही रखा था, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू को मेजर करती है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, while computing the AM from a group frequency distribution, we assume that the classes are equal length, the classes have equal frequency, या all the value of a class are equal to the mid, हाँ भाई, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। मिड वैल्यू जानते हैं क्या आप? जब क्लास अपने पास इंटरवल गिवन होते हैं तो अपन क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय, निकालते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं अपन लोग? क्या बोला जाता है इसको? क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स बोला जाता है एक्स को। यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके आप एक्स निकाल देते हैं। इसी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड पॉइंट, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ये इसका आंसर है जब एम को फाइंड करते हैं अपन। वाइल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देख के बताएं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ के बताएं कौन सा। जोर से बोले क्लास वाले। सी आ रहा है क्या? द मीडियन इज द सेकेंड, टू को ही बोला था आपने मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, median in the case of an even number of observation,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन, बताइए। जब इवन होते हैं तो क्या करते हैं अपन लोग, ऑप्शन बताइए देख के। द सिंपल एवरेज ऑफ दी टू मिडिल, दोनों का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, आ रहा है क्या सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी AM, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली मतलब जिसको एक से डिफाइन किया जा सकता है वो ओनली मॉड। मॉड को कितने से भी डिफाइन किया जा सकता है, तो अभी तो लिखा है मैंने बाय मॉडल, दो वैल्यू भी हो सकती है मॉड की, वो अकेला कौन सा है, मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिफिकल्ट टू कंप्यूट, सबसे डिफिकल्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब एक रिलेशन में आपको लिखा रहा हूं, यहां पर हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, हाँ भाई रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन, आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है एक। मीन को अपन किससे लिखते हैं, एक्स बार से। मीडियन को किससे लिखा जाता है, एम। और मॉड को किससे लिखा जाता है भाई, जेड। इन तीनों के बीच में अपना रिलेशन है, तो लिखिए आप, मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है अपना। यहां से देखिए ध्यान से, अपन यहां पर 3 मीडियन है आपके पास, एक मीडियन को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, कर सकता हूं भाई। तो बताइए यहाँ रिमेनिंग कितनी रह जाएंगी आपके पास, तो यहाँ पर जेड माइनस एम इक्वल टू 2 कॉमन एम माइनस एक्स बार। यहाँ पर आपके पास इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन। कैसे भी आपका क्वेश्चन डिफरेंस की वैल्यू ही देगा और डिफरेंस की वैल्यू ही आपसे पूछेगा। तो जब डिफरेंस की वैल्यू ये दे दी आपको 12, तो इसके डिफरेंस की पूछेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, डिफरेंस की देगा। और अगर इन तीनों में देता है आपको कोई भी एनी 2, तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं भाई, तो आप ये वाला यूज करेंगे। बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ से, अगर मिस कर जाएं कहीं भी कि भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बना भी सकते हैं। कहा है ना मैंने आपको, मीडियन को क्या करा मैंने, एक मीडियन को इधर शिफ्ट कर दिया बस, यहाँ रहेगी आपके पास 2 मीडियन, 2 ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन, राइट। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर एक्स बार है, मीन है आपके पास, इस मीन को क्या करूं मैं, बोथ द साइड माइनस कर देता हूं, एक एक दोनों तरफ क्या करता हूं, इधर भी माइनस और राइट साइड भी माइनस। देखिए यहाँ पर जेड माइनस एक्स बार, यहाँ आपके पास है 3 मीडियन है आपके पास, माइनस का 2x बार भी आपके पास है, एक माइनस इधर कर देता हूँ, इधर भी मैंने माइनस एक्स बार किया, इस तरफ भी आपका मैंने दोनों तरफ किया इधर पूरे, राइट। तो ये आपके पास आ गया जेड माइनस एक्स बार, यहाँ पे आपके पास 2 और 1 कितने हो गए, ये 3 कॉमन ले लीजिए, एम माइनस एक्स बार। जसवर्धन अभी बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं हम आपको, एमसीसी में, पेज नंबर आपका 293। तो देखिए यहाँ पर जेड माइनस एक्स बार, एक रिलेशन आपका ये और एक रिलेशन ये, आपका यहाँ डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मॉड है और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ
मीन एंड मॉड है। इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंस की ही वैल्यू देता है, डिफरेंस की वैल्यू पूछता है आपसे। अगर डिफरेंस की नहीं देगा तो फिर आप ये वाला आप यूज करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर आपको एनी टू गिवन होंगे तो थर्ड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे डिफरेंस की हो तो अब इन दोनों में से देखिए कौन सा वाला है। मीन के साथ यहाँ पर लेते हैं मॉड का डिफरेंस तो 3 टाइम्स होता है इधर। यहाँ पर मॉड का अगर मीडियन से लेते हैं तो कितने टाइम्स होता है, टाइम्स। वो आपको लर्न करना है और बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कैसे बना सकते हैं। अगर मिस कर जाए तो आप बना भी सकते हैं। ऐसे तो बनाना नहीं है, आपको लर्न ही करना है, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अपना आया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका, 10 में बताएं देख के कौन सा आंसर सही आ रहा है। ए आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, मीन को पहले लिखा है, मॉड को बाद में लिखा है। आप भी इधर मीन पहले लिख दीजिए, मॉड बाद में, मीडियन बाद में लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से उसने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है और हटा दिया। कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंक्ट के लिए बताएं कौन सा सही है, ए या सी या बी या डी। सी ऑप्शन सही है क्या? हाँ, डिस्टिंक्ट है तो आपको ग्रेटर वाला यूज करना है, अगर डिस्टिंक्ट बोलेगा तो ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर, व्हेन अ फर्म registered both profit and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered। अगर आपकी कोई फर्म है, आपको लॉस और प्रॉफिट है, तो आप कौन सा यूज नहीं करना चाहेंगे, एएम, जीएम, मीडियन या मॉड। ज्योमेट्रिक मीन, उसको कभी यूज नहीं करते, कर ही नहीं सकता, शॉपकीपर यूज ही नहीं कर सकता उसको। अपने कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, पावर बनाएंगे आप, ये तो बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं, अगर वो पावर बन गई तो आप सोचिए क्या होगा उसका। कैलकुलेटर भी अपने सामने लिखा हुआ ई आ जाएगा उस पर भी, वो भी वर्क करना बंद कर देगा। तो कभी भी वो ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ नहीं करते, ठीक है भाई। शॉपकीपर कभी भी क्या, मैंने बताया ना आपको अभी कि इंडेक्स में जब यूज होता है, मतलब आपका शेयर मार्केट में यूज होता है, बेस्ट होता है, उसके बाद भी नहीं यूज करते। यूजुअली यूज कौन सा करते हैं, अरिथमेटिक मीन ही यूज करते हैं वो, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हर कोई नहीं कर सकता, बहुत लिटरेट हो, उससे जुड़ा हुआ पर्सन हो, कोई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। बाकी का अपन कल क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग करके आएंगे भाई क्वेश्चन, पूरी क्लास करके आओगे क्या आप लोग, सभी लोग करके आएंगे जहाँ तक आपसे होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आप एक बार रीड करेंगे, जो जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे कम से कम आपसे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने सही ढंग से रीड किया है और पढ़ा है। 70 क्या जो भी है तो उससे 80 भी हो जाते हैं बच्चे। तो बेस्ट ट्राई करके आएंगे भी आप लोग। चलिए, थैंक यू।